Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So in this video, we are going to start with the types of farming, and this is the topic of class 10 geography, chapter number 4. In the last video, we started the chapter with an introduction. In that introduction, we discussed what is agriculture and how India is a agricultural based nation in which two-thirds of the population is indulged in agricultural activities. So it means agriculture has a very important role to play in our economy. So now in this video, we are going to discuss types of farming, that in what ways we can grow the crops, what are different ways of farming. Agriculture is an age old economic activity in our country. So no doubt जो agriculture है वो age old economic activity है. It means that it is not an activity that is being performed from a very recent past. It is not the case. We have been practicing agriculture since like thousands years. काफी हजारों सालों से एग्रीकल्चर जो एक्टिविटी है वो चली आ रही है, और इंडिया में ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि बहुत पुरानी है और बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे की जा रही है. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how and socio-cultural practices. अब देखो हजारों सालों से खेती होती आ रही है. अब इन हजारों सालों में बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं. हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता है. भाई कहीं पे पहले थोड़ी ज्यादा सर्दी पड़ती थी, अब इतनी सर्दी नहीं पड़ती. कहीं पे बारिश होती थी, अब बारिश का पैटर्न चेंज हो चुका है, बारिश का अमाउंट चेंज हो चुका है. तो मतलब कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे करके. इसके साथ साथ टाइम के साथ हमें टेक्नोलॉजिकल जो नॉलेज है वो भी चेंज हो रही है. पहले जो एक तरीके से तरीके थे खेती करने के, उनमें अलग तरीके की टेक्निक्स यूज की जाती थी. बट अगर आप आज के टाइम पे देखें तो जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत अलग है. तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं, हमें टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है वो अलग हुई है हमारी, और उसके बेसिस पे हमने हमारी टेक्नोलॉजिकल नॉलेज को फार्मिंग में भी इस्तेमाल किया है. एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस और हमारी जो सोसाइटी है, कल्चर है, वो भी चेंज हुआ है और जिसने की फार्मिंग को अफेक्ट किया है. इसका मतलब कि जो फार्मिंग है वो एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी, इसके साथ साथ सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, इन सब की वजह से ओवर द पीरियड चेंज हुई है. फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप. अब जो फार्मिंग है वो सबसिस्टेंस से लेके कमर्शियल टाइप तक चेंज होती है. मतलब कि भाई कुछ लोग खेती करते हैं सबसिस्टेंस के लिए. सबसिस्टेंस मतलब अपना गुजारा करना. व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग जस्ट फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर फैमिली, यू डोंट वांट टू सेल एनी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्शन टू द मार्केट. जब आप खेती सिर्फ और सिर्फ अपने यूज के लिए कर रहे हो कि आपने कोई आपका छोटी सी ऐसी लैंड है, उस पे खेती की, एंड यू आर गोइंग टू यूज ऑल द प्रोडक्शन बाय योरसेल्फ. जो भी इस खेती में हुआ है, जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन हुई है, वो सब कुछ आप खुद यूज करने वाले हो, उसको बेचोगे नहीं. बट व्हाट डज कमर्शियल मीन्स? दैट whatever you are producing, you actually aims to sell it. आप उसको बेचना चाहते हो. आप खेत में जो भी कुछ उगा रहे हो, आपका मेन पर्पस क्या है? उसको बेचना, मार्केट में बेचना और पैसा कमाना. ठीक है. एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस्ड. और अगर हम आज की बात करें तो इंडिया में ये नीचे कुछ तरीके दिए हुए हैं. इन डिफरेंट टाइप्स की जो फार्मिंग है वो प्रैक्टिस हो रही है. तो सबसे पहला जो टाइप है वो है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. सो प्रिमिटिव का मतलब होता है एक तरीके से पुराने टाइम से, या जो एकदम शुरुआती दौर था, या पुराना आप समझ सकते हो. प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब कि ऐसी सबसिस्टेंस फार्मिंग जो कि पुराने तरीके को यूज करके की जा रही है. जैसे हम कहते हैं ना प्रिमिटिव ह्यूमन बींग्स, कि भाई जो एकदम पुराने टाइम के ह्यूमन बींग्स थे, एकदम शुरुआती जब ह्यूमंस बने थे, तो प्रिमिटिव मतलब ओल्ड. तो पुराने टाइम पे जिस तरीके से सबसिस्टेंस फार्मिंग की जा रही थी, वही सेम तरीके यूज करके आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पे फार्मिंग की जा रही है. This type of farming is still practiced in few pockets of India. तो ये जो primitive subsistence farming है, ये ऐसी फार्मिंग है जो कि आज भी हमारे देश के कुछ हिस्सों में की जाती है. मतलब ये बहुत बड़े लेवल पे अभी अवेलेबल नहीं है. ऐसा नहीं है कि हमारे देश का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग करता है, बट एक छोटा सा हिस्सा है, कुछ पॉकेट्स हैं. मतलब कि इंडिया में कुछ कुछ छोटी छोटी ऐसी जगह है जहां पे आज भी इस तरीके से खेती की जा रही है. Primitive subsistence agriculture is practiced on a small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dhow, and digging sticks in family or community labor. So first of all, you must have
noticed here that they are using farming and agricultural interchangeably. तो यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, फार्मिंग और एग्रीकल्चर शब्द को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे हैं. तो आप अभी के लिए ऐसा समझ सकते हो, बट चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपको बता दिया था कि भाई फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर जो है इनमें टेक्निकल डिफरेंस है. बट ठीक है, यहाँ पे आपको पता है डिफरेंस है, बट यहाँ पे इंटरचेंजेबली यूज किया हुआ है, तो आपको अभी इनको एक ही लेके चलना है. ठीक है, तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो एक तरीके से ऐसी खेती है जो कि स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड में की जाती है. कोई बहुत बड़े जमीन के टुकड़े पे ये एग्रीकल्चर नहीं होता है. छोटे से जहां पे छोटा जमीन का टुकड़ा है वहां पे आपको देखने मिलेगा कि इस तरीके की खेती जो है वो की जाती है. और इसमें क्या होता है, प्रिमिटिव टूल्स यूज किए जाते हैं. मतलब पुराने टाइम के जो टूल्स हैं, औजार हैं, वो यूज किए जाते हैं. जैसे कि हो गया, मतलब कि जैसे कहीं कहीं पे कुदाल कहते हैं या कहीं पे फावड़ा कहते हैं. इससे क्या होता है कि जो मिट्टी है उसको लूज करने के लिए, मिट्टी खोदने के लिए उसको यूज किया जाता है. ऐसे दाव होता है, थोड़ी खुरपी होती है ना, हाथ से आप उसको पकड़ सकते हो इस तरीके से. यहाँ पे ब्लेड सा है और ये हैंडल है. तो इस तरीके से कुछ जो पुराने टाइम के टूल्स थे जो बहुत ज्यादा मैकेनिकल नहीं है और हाथ से ही यूज होने वाले हैं, उस तरीके के टूल्स यूज किए जाते थे. डिगिंग स्टिक मतलब खोदने वाली जो लकड़ियां होती हैं, लकड़ियों की मदद से खोदा जाता था जमीन को. एंड इसके साथ साथ फैमिली का ही लेबर यूज किया जाता था और कम्युनिटी लेबर यूज होता था. मतलब कि कहीं से दूसरे लोगों को खेती करने के लिए हायर नहीं किया जा रहा है, बल्कि खुद ही अपने खेतों पे लोग काम कर रहे हैं. इस तरीके का सिस्टम रहता है सबसिस्टेंस फार्मिंग में. तो क्या क्या चीजें अभी हमने देखी भाई. सबसे पहला क्या है, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, कोई बहुत बड़ी जमीन नहीं है. देखो आप नाम देखो, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. अब देखो अगर किसी के पास बहुत बड़ी जमीन होगी और उस पर वो पर्सन खेती करेगा तो डेफिनेटली क्या होने वाला है, इससे मान लो जो पर्सन है उनका 5 लोगों का परिवार है और इन 5 लोगों का जो खाना है वो मान लो 100 केजी में हो जाता है. 100 केजी गेहूं जो है, 100 केजी वीट में इन लोगों का जो काम है वो चल जाता है. बट इनकी जमीन बहुत, अब ऐसे केस में क्या होगा भाई, ये कितना ही खा लें कितना ही खा लें, 100 केजी यूज करेंगे, ज्यादा ज्यादा मान लो 150 केजी यूज कर पाएंगे. तो बाकी जो होगा, बाकी मान लो 400 केजी है या बाकी 350 केजी है, वो कहाँ जाएगा, वो फेंक तो देंगे नहीं. इस केस में क्या करेंगे, वो डेफिनेटली बेचने वाले हैं. तो ऐसे केस में आप देखोगे जिनके पास बड़ी जमीन है वो पर्सन हमेशा कुछ ना कुछ हिस्सा अपने लिए रखेगा और बाकी हिस्से को बेचेगा. बट अगर हम सबसिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो सबसिस्टेंस फार्मिंग उसी खेत पे हो सकती है जो कि बहुत छोटा है. ठीक है, कोई अगर आप सोचो कि कोई बड़े खेत पे कोई पर्सन सबसिस्टेंस फार्मिंग क्यों नहीं कर सकता, तो उस केस में अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया कि भाई वो कर लेगा, वो कह देगा कि ठीक है भाई ये जो बड़ा सा खेत है मैं सबसिस्टेंस फार्मिंग करूंगा इस पे. तो क्या होगा, अगर उसको एक्चुअली सबसिस्टेंस फार्मिंग करनी है या सिर्फ और सिर्फ 100 केजी उगाना है तो वो अपनी इतनी बड़ी जमीन के बस इतने से हिस्से पे वो 100 केजी उगाएगा. बट मतलब ये थोड़ा वेस्ट नहीं हो जाएगा रिसोर्स का कि भाई जमीन है अच्छी खासी तो और उगाओ, इसमें दिक्कत क्या है ना. इसी तरीके से मान लो उसने पूरी जमीन पे उगा भी लिया तो वो यूज तो अल्टीमेटली 100 केजी करने वाला है, तो बाकी को क्या फेंक देगा. तो उसको क्या ऑप्शन है उसके पास, बेचने का, तो उसको बेचेगा ही बेचेगा और पैसे कमाएगा. तो कोई भी पर्सन पागल नहीं होगा जो कि मतलब उसके पास बहुत बड़ी जमीन है और वो उसको बस फालतू में उसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करेगा. वो अपने लिए भी करेगा और वो उसको बेचेगा भी जो उससे प्रोडक्शन हुई है. जिन लोगों के पास छोटी जमीन है उनके पास ऑप्शन क्या रहता है, उस छोटी जमीन पे इतना ही उग पाता है कि मुश्किल से उनका हो पाए. ठीक है, इसीलिए सबसिस्टेंस जो शब्द है उसको आपको किससे जोड़ना है भाई, स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. ठीक है, क्यों वो मैंने आपको समझा दिया. इसके साथ साथ प्रिमिटिव है. प्रिमिटिव मतलब पुराने टाइम से हो रहा है, पुराने टाइम के तरह से हो रहा है. इसका मतलब जैसे पुराने टाइम पे टूल्स वगैरह यूज किए जाते थे वैसे ही टूल्स यहाँ पे यूज करने वाले हैं, जैसे प्रिमिटिव टूल्स. दूसरा पॉइंट हो गया. तीसरा क्या है कि सेल्फ लेबर है, फैमिली लेबर है. मतलब कि किसी मजदूर को, किसी एग्रीकल्चरल लेबरर को हायर नहीं किया जा रहा है, जो फैमिली है वो खुद अपने खेत में काम कर रही है. तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं इसके लिए. अभी आगे और भी पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं. This type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of other environmental conditions to the crops grown. अब इस तरीके की जो फार्मिंग है ये क्या है, ये टोटली नेचर पे डिपेंड कर रही है. ये अपनी तरफ से बहुत ज्यादा केमिकल्स वगैरह या फिर बहुत ज्यादा टेक्निक्स टूल्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. जो नेचर दे रहा है, जिस तरीके से कोई भी पौधा उगता है उसी तरीके से डिपेंड है ये खेती. मतलब कि जैसे कहीं जंगल में अगर कोई पौधा उगेगा तो वो क्या है, वो उस सॉइल की फर्टिलिटी पे डिपेंड करेगा कि भाई वहां की जो सॉइल है वो कितनी फर्टाइल है.
वहां पे कितनी बारिश पड़ती है, उस बारिश और उस पूरे एनवायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि इस पौधे की ग्रोथ कैसी होने वाली है। तो सेम हमारी ये जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, ये भी टोटली नेचर पे डिपेंड करती है। जहां पे इसको उगाया जा रहा है वहां उस सॉइल की फर्टिलिटी कैसी है, कितनी उपजाऊ है वो जमीन, मतलब कि कितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में अवेलेबल हैं पौधे को सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा इरिगेशन सिस्टम, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इरिगेशन सिस्टम या इस तरीके से कोई भी सिस्टम नहीं है कि आर्टिफिशियल तरीके से फसल को पानी दिया जाए। पूरे तरीके से किस पे डिपेंड कर रहे हैं, बारिश पे। बारिश होगी तो पौधे को पानी मिलेगा, खेती को पानी मिलेगा, नहीं तो फिर फसल बर्बाद होगी। तो क्या है, मॉनसून पे डिपेंड होता है। नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड सूटेबिलिटी ऑफ अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस, कि भाई दूसरी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो कितनी सूटेबल है। भाई कोई ऐसी फसल है जो कि काफी ठंडी में होती है, अब सेब है, सेब क्या होते हैं, ठंडी में होते हैं, बर्फ वाले इलाके में होते हैं। उसको अगर हम साउथ में उगाने लग गए, तमिलनाडु में उगाने लग गए, तो सेब नहीं उग पाएगा, है ना। तो वहां की कंडीशन कैसी है, उस सब पे डिपेंड करेगा कि हमारी जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, मतलब जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है वो इन सभी चीजों पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब अगर वापस से सारे पॉइंट्स को डिस्कस करें तो क्या क्या हो गए। स्मॉल पैच ऑफ लैंड है, छोटी छोटी जमीन का टुकड़ा है, प्रिमिटिव टूल्स का यूज किया जा रहा है, फैमिली और कम्युनिटी लेबर है। फार्मिंग जो है वो मॉनसून पे डिपेंड कर रही है, कोई इरिगेशन सिस्टम नहीं है, बारिश पे डिपेंड करते हैं। और सॉइल की जो फर्टिलिटी है उस पर डिपेंड करता है। जैसे आज हम क्या कर रहे हैं, आज हम फर्टिलाइजर डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, ये सारे केमिकल्स डालते हैं, बट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। जो है जैसा है, जो उग रहा है वैसा उगता है। सॉइल अगर अच्छी है तो फसल अच्छी होगी, नहीं अच्छी है तो फिर नहीं अच्छी होगी। मतलब कि इसमें केमिकल या बाहरी चीज का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेंगे, अपने खेत को फर्टाइल बनाने के लिए उसमें नेचुरल चीजें ही डाल देंगे। मान लो गाय का गोबर डाल दिया या फिर जो किचन वेस्ट होता है वो सारी चीजें डाल दी, बट बाहर का केमिकल वाला कुछ नहीं है। ठीक है, तो सॉइल फर्टिलिटी होगी और दूसरी जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, ये सारी चीजें होती हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में। उसके बाद इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। मतलब कि इसमें क्या किया जाता है, स्लैश एंड बर्न किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। अब मान लो ये एक एरिया है जहां पे जंगल ही जंगल है, ठीक है। अब मान लो ये पूरा क्या है, ग्रीन ग्रीन खेत है, सॉरी जंगल है। मतलब यहाँ पे पूरे एरिया पे क्या है, बहुत ज्यादा घने घने जंगल है। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों को खाना है, खेती करनी है, तो ये लोग क्या करेंगे, इस छोटे से जमीन के टुकड़े पे जितने भी पेड़ है उसको वो तोड़ डालेंगे, मतलब उनको काट डालेंगे। स्लैश करना मतलब क्या है, काट देना, स्लैश कर देना। ठीक है, तो वो पेड़ को काट डालेंगे। तो इन्होंने क्या किया, इतने से हिस्से के जो पेड़ हैं वो काट दिए। और काटने के बाद क्या हुआ, जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इसको यहां से काट दिया तो क्या होगा, इस तरीके से पेड़ जो है गिर जाएगा। अब यहाँ पे कुछ रिमेन बचे हैं। ठीक है, पेड़ काटने के बाद जैसे इसकी लकड़ियां वगैरह तो वो अपने घर वगैरह बनाने के लिए यूज कर लेंगे, है ना। बट ये जो नीचे जो रिमेन्स बचे पेड़ के, पेड़ का तना वगैरह कुछ तो बचेगा, उसमें क्या किया जाएगा, उसमें आग लगा दी जाएगी। जितने भी पेड़ काटे हैं उन सब में पूरे में आग लगा दी जाएगी, जिससे क्या होगा, ये सब कुछ जल जाएगा। पहले मान लो क्या था, ऐसे रिमेन्स बचे हुए थे पेड़ के, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये लोग इन तनों में आग लगा देंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा और यहाँ पे सब कुछ क्या हो जाएगा, राख राख हो जाएगी। ये सारी जो लकड़ियां हैं वो जल के क्या कर देंगी, राख राख हो जाएगा। और ऐश जो है वो बहुत अच्छी फर्टिलाइजर होती है, अच्छा मेन्योर की तरह काम करती है सॉइल के लिए, वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाती है। तो इससे क्या होगा, ये जो जमीन है जिसके पेड़ कटे हैं, ये क्या हो जाएगी, ये और ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जो लोग हैं जिन्होंने मतलब पेड़ काटे हैं, जंगल का ये हिस्सा जो है स्लैश किया है एंड देन बर्न किया है, इसके बाद क्या होगा, जमीन तैयार हो गई भाई, प्लेन हो गए सारे जो पेड़ है वो काट दिए और उस पर आग लगा दी। इससे क्या हुआ, जमीन एकदम प्लेन हो गई, खाद भी मिल गई उसको, और अब वो तैयार है किसके लिए, खेती के लिए। अब वो उस पर कुछ दिन कुछ साल, मतलब मान लो 2-3 साल लगातार यहाँ पे खेती करेंगे। और धीरे धीरे करके क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला जा रहा है, कोई फर्टिलाइजर वगैरह नहीं डाला जा रहा है, तो धीरे धीरे करके जो सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी है वो खत्म होती जाएगी। तो जब सॉइल की फर्टिलिटी खत्म होती जाएगी तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग दूसरी जगह पे मूव कर जाएंगे। जो दूसरी जगह है, मान लो अब वो यहाँ से इस वाले टुकड़े पे इधर पे आ जाएंगे, इस वाले टुकड़े पे। यहाँ पे अब वो सेम काम करेंगे, यहाँ के पेड़ों को स्लैश करेंगे, देन बर्न करेंगे, मतलब कि काटेंगे और जला देंगे। और उसके बाद फिर कुछ साल इस
टुकड़े पे खेती करेंगे, ठीक है। और इतने क्या होगा, मान लो 5-10 साल बाद क्या होगा, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे वापस से पेड़ उगने लगेंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके वापस से पेड़ उग जाएंगे। और मान लो वापस से कुछ साल बाद, 2-3 साल बाद, ये वाला जो जमीन का टुकड़ा है इसमें भी सेम केस होने वाला है। इसमें भी जो पेड़ पौधे हैं उनको काटने के बाद क्या किया, जलाया और खेती की गई कुछ साल। अब जितने साल यहाँ पे खेती होगी उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे करके ये जो एरिया है वो अपनी फर्टिलिटी खो देगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाएगी। तो यहाँ पे फिर से जो यहाँ पे लोग थे जो खेती कर रहे थे वो किसी और टुकड़े पे मूव कर जाएंगे, किसी और जमीन पे मूव कर जाएंगे और वहां पे सेम चीज करेंगे, स्लैश एंड बर्न। और इतने यहाँ पे ये वाला जो एरिया है इसमें वापस से खेत, मतलब कि जंगल उग जाएगा, पेड़ पौधे उग जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही जमीन के टुकड़े को सालों साल, 10 साल, 20 साल एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा। कुछ टाइम वहां पे खेती की जा रही है, फिर दूसरे टुकड़े पे मूव हो जा रहे हैं लोग, ताकि ये जो टुकड़ा है ये वापस से अपनी जो पुरानी हालत है उसमें आ सके, वापस से नेचुरल तरीके से अपनी फर्टिलिटी को गेन कर सके। तो इससे क्या है, बहुत ज्यादा नुकसान एनवायरमेंट को उस तरीके से नहीं पहुंचता, ठीक है। बट हाँ, इसके भी एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि जब आप पेड़ को काट रहे हो तो जरूरी नहीं है कि जितनी ज्यादा तादाद में पहले इस जगह पे पेड़ थे, पहले इस टुकड़े पे जितनी ज्यादा मात्रा में पेड़ थे और जितने ज्यादा अलग अलग तरीके के पेड़ थे, जरूरी नहीं है कि बाद में जब आप इसको छोड़ के जाओ तो वहां पे इतने ही बड़े लेवल पे वापस से पेड़ उग सके और जो अलग अलग स्पीशीज यहाँ पे अवेलेबल थी वो वापस से वही स्पीशीज उग सके। और हो सकता है कि जमीन की जो फर्टिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए तो वो ज्यादा मात्रा में पेड़ को ना उगा पाए, ठीक है। तो ये दिक्कत है। दूसरा, जब आप पेड़ को काट के जला रहे हो तो इससे क्या हो रहा है भाई, पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे पेड़ कट रहे हैं और वो जल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा। तो ये इसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। बट अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा है, हमने पहले पढ़ा था, फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। तो ये इस तरीके से पीस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, काटते हैं पेड़ों को और जलाते हैं और फिर उस पर जो भी उनको उगाना है, दाल हो गई, चावल हो गए, ग्रेन हो गए, जो भी उनको उगाना है वो उगाते हैं। When the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of land for cultivation. तो जब ये वाला टुकड़ा अपनी फर्टिलिटी खोने लगेगा, जब ये वाला जो जमीन का टुकड़ा है वो अपनी फर्टिलिटी खो देगा, तो ये लोग क्या करेंगे, दूसरे पैच पे मूव कर जाएंगे। दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई ये मूव कर जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो पुराना वाला हिस्सा है, जो पुराना खेत का टुकड़ा है, वो वापस से अपनी जो फर्टिलिटी है वो गेन कर पाएगा, वो भी नेचुरल प्रोसेसेस से, मतलब कि नेचर के थ्रू वो अपने आप वापस से बन पाएगा, उसमें पेड़ पौधे उग पाएंगे, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रीगेन हो पाएगी। लैंड प्रोडक्ट इन दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लो एज द फार्मर डज नॉट यूज फर्टिलाइजर्स और अदर मॉडर्न इनपुट्स। अब इस तरीके की खेती में, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, इसमें जो प्रोडक्शन है, मतलब कि जो अल्टीमेटली जितनी क्वांटिटी निकलेगी अनाज की वो बहुत कम होगी, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मर है वो कोई बहुत ज्यादा मॉडर्न टेक्निक्स, मतलब कोई ट्रैक्टर वगैरह इस तरीके की मशीनों का यूज नहीं कर रहा। इसके साथ साथ वो कोई फर्टिलाइजर का यूज नहीं कर रहा कि भाई केमिकल फर्टिलाइजर डाल डाल के वो जमीन की जो फर्टिलिटी उसे इंक्रीज करे, ऐसा सीन नहीं है। वो कोई फर्टिलाइजर, कोई पेस्टिसाइड, कोई जो इरिगेशन सिस्टम है, ये सारी चीजें यूज नहीं कर रहा। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ की फर्टिलिटी बहुत लो रहती है, सॉरी, यहाँ की जो प्रोडक्शन है वो लो रहती है। इट इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और हमारे देश में ही इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। भाई कुछ जगह जो है, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये स्लैश एंड बर्न को क्या बुलाते हैं, जूमिंग कहते हैं, जूम कल्टीवेशन कहते हैं। इसी तरीके से मणिपुर में इसे पैमलो कहा जाता है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड अंडमान एंड निकोबार में स्लैश एंड बर्न को क्या कहा जाता है, दीपा कहा जाता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को बुलाया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है ये हमारे ही देश में होती है, ये दूसरे देशों में भी होती है। और जिस तरीके से हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है, इसी तरीके से दूसरे देशों में भी इसको अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जूमिंग द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिपा मिल्पा इन मैक्सिको। तो ये जो स्लैश एंड बर्न है इसको मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में क्या बोला जाता है, मिल्पा बोला जाता है। एंड जो कनुको है,
इस नाम से वेनेजुला में बुलाया जाता है। वेनेजुला में स्लैश एंड बर्न को कनुको बोला जाता है। ब्राजील में इसको रोका बोला जाता है। सेंट्रल अफ्रीका में इसको मेसोल बोला जाता है। इंडोनेशिया में इसको लैडिंग बोला जाता है और वियतनाम में इसको रे बोला जाता है। तो अलग अलग देशों में किस किस नाम से जूमिंग को या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को बुलाया जाता है वो नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। इन इंडिया दिस प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ कल्टीवेशन इज कॉल्ड बेवार और दहिया इन मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे हमारे देश में कुछ और स्टेट्स के नाम दिए हुए हैं जहाँ पे अलग अलग नामों से स्लैश एंड बर्न को बुलाया जाता है। मध्य प्रदेश में जूमिंग को बेवार या दहिया बोला जाता है। आंध्र प्रदेश में इसको पोडू या पेंडा बोला जाता है। इसी तरीके से उड़ीसा में पामादाबी और कुमान और ब्रिंगा के नाम से जूमिंग को बुलाया जाता है। कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वालरे और वॉल्टर्स इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन हिमालयन बेल्ट, कुरुवा इन झारखंड एंड जूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ स्टेट्स के नाम बताए गए थे, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न का बताया गया था जूमिंग कहते हैं, और मणिपुर का और बस्तर, ये सारी चीजों का ये सारी जगहों पे बताया गया था। बट यहाँ पे इस वाले पैराग्राफ में या इस सेक्शन में थोड़े और स्टेट्स के बारे में बताया गया है जहाँ पे अलग अलग नामों से जूम कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को बुलाया जाता है। रिंझा लिव्ड with her family in a small village at the outskirts of Thimphu in असम। रिंजा जो है वो अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से विलेज में रहती है, और ये जो विलेज है ये कहाँ है, ये दीफू जो जगह है असम में उसके आउटस्कर्ट्स पे है, मतलब उसके बाहरी वाले इलाकों में है। शी enjoys watching her family members clearing, slashing and burning a patch of land for cultivation। अब जो रिंझा है उनको अपनी फैमिली को देखते हुए बड़ा मजा आता है जब उनकी फैमिली जो है जंगलों को काट रही होती है, उन्हें जला रही होती है ताकि उस जमीन पे खेती की जा सके। She often helps them in irrigating the fields with water running through a bamboo canal from the nearby spring। अब देखो इसमें क्या है, जो रिंझा है उसके जो फैमिली मेंबर्स है वो अपने खेत को इरिगेट तो करते हैं, बट कैसे इरिगेट कर रहे हैं, कोई बहुत ज्यादा डैम्स वगैरह के थ्रू इरिगेशन नहीं हो रही है। वो क्या कर रहे हैं, वो बैम्बू सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने लास्ट जो हमारा चैप्टर था उसका लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो वही सिस्टम को यूज करके यहाँ पे जो लोग हैं, रिंझा के जो फैमिली मेंबर्स है वो अपने खेतों में क्या कर रहे हैं, इरिगेशन कर रही हैं। तो अगेन बहुत नई टेक्निक नहीं है, ये पुरानी ही टेक्निक है। ये प्रिमिटिव एग्रीकल्चर जो है उसी का पार्ट है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही पार्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज नहीं है, पुराने मेथड्स बैम्बू वगैरह का इस्तेमाल करके यहाँ पे इरिगेशन हो रही है। शी लव्स द सराउंडिंग्स एंड वॉन्ट्स टू स्टे हेयर एज लॉन्ग एज शी कैन। अब रिंझा को जो माहौल है, जो आसपास का एनवायरमेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, और वो यहाँ पे जितनी देर रह सकती है उतनी देर वो यहाँ पे रहना चाहती है। But this little girl has no idea about the declining fertility of the soil and her family search for fresh a patch of land in the next season। अब ये जो रिंझा है वो तो बड़े मतलब एकदम खुश है, उसको अपनी फैमिली को ये सारा काम करते हुए देखकर बड़ा मजा आता है और उसको एनवायरनमेंट भी बड़ा अच्छा लगता है, बट उसको कोई आइडिया नहीं है कि इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कितनी कम हो रही है। मैंने आपको जब अभी ये समझाया था यहाँ पे कि किस तरीके से जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वापस से जब कोई उस जमीन के टुकड़े को छोड़ के दूसरे जमीन के टुकड़े पे भी चला जाए तो वो जो पुराना जमीन का टुकड़ा है वो वापस से उतने ही बढ़िया तरीके से, उतने ही बड़े लेवल पे पेड़ों को वापस से सपोर्ट कर पाए। तो सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और जो फैमिली है उसके लिए भी इतना आसान नहीं होता एक नया फ्रेश पैच ऑफ लैंड ढूंढना। मतलब कि इतना आसान नहीं है ना कि भाई आप पहले यहाँ पे खेती करते थे फिर आसानी से जाके कोई और जमीन का टुकड़ा मिले। हो सकता है वहां पे ऑलरेडी कोई और रह रहे हो सकता है ऑलरेडी लोगों ने खेती कर करके कुछ जमीन के टुकड़ों को छोड़ा हुआ हो। तो मतलब कि एक नया जमीन का टुकड़ा ढूंढना, वहां पे रहना, वहां पे खेती करना आसान काम नहीं है, और ये काफी दिक्कत का काम है। जो फैमिली है वो बड़ी टेंशन में रहती है, उसको बड़ी दिक्कतें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं कि नेक्स्ट सीजन या कुछ टाइम बाद हम कहाँ पे खेती करेंगे और कहाँ पे हमें हमारा जो एक पैच ऑफ लैंड है वो मिल पाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कैन यू नेम द टाइप ऑफ फार्मिंग रिंझास फैमिली इज इंगेज्ड इन। तो बिल्कुल हम बता सकते हैं कि रिंझा की फैमिली जो है वो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कर रही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कैन यू एनलिस्ट सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन सच फार्मिंग। तो आप क्या कुछ क्रॉप्स का नाम बता सकते हो जहाँ पे
स्लैश एंड बर्न एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल करके वो उगाई जाती हैं। तो जैसे मेज़ हो गई, मक्का हो गया, मिलेट्स हो गए जैसे बाजरा वगैरह है या अ, गेहूँ वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें स्लैश एंड बर्न के थ्रू उगाई जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी टाइप ऑफ फार्मिंग को डिस्कस करेंगे।